So this is our class of Friday and 11th December afternoon after Juma prayers, just for clear record keeping. Acha. So in today's lecture, we will be discussing flux. Although the name of this chapter is Gauss's law, but Gauss's law हम बाद में करेंगे और इसी चैप्टर की कंटिन्यूशन में करेंगे. और गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास क्या कहता है, अगर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो और उस चार्ज को हम किसी इमेजिनरी सरफेस में या रियल सरफेस में बंद कर दें और हम उसकी फील्ड को देखें, तो क्या उस फील्ड की कोई रिलेशनशिप अंदर के चार्ज से हम उस फील्ड से हम कोई चार्ज निकाल सकते हैं? ये थोड़ा सा उल्टा. कूलम्स लॉ में हम क्या करते थे? हम कूलम्स लॉ में ये करते थे कि हमारे पास कोई फील्ड है, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, लाइन चार्ज है, सरफेस चार्ज है, हाफ डिस्क है, फुल डिस्क है. ये जो सारी चीज़ हमने कूलम्स लॉ में पिछले चैप्टर में की है, चैप्टर नंबर 21 में. उसके अंदर अब इसको जो है द अदर वे राउंड है. हम उसमें फील्ड मालूम करते थे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. अब हम ये कहते हैं कि गॉसेस लॉ के ज़रिए से अगर हमारे पास फील्ड मौजूद हो तो हम क्या चार्ज मालूम कर सकते हैं, और चार्ज की कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसी तरीके से फील्ड का कोई मैप होगा. अगर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में किसी क्लोज बॉडी में, स्फेयर में ले लें, सर्कल में ले लें, अगर हम फील्ड निकालना चाहें तो पूरे फील्ड का हमें एक मैप चाहिएगा. तो गॉसेस लॉ उसको डील करता है. इससे पहले हमें जो है ना वर्ड डिफाइन करना होगा, फ्लक्स. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज फ्लो. या मैं आपको दिखा दूं कि फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड. फ्लक्स कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग फ्लो. और तो अब फ्लक्स क्या चीज़ है? अब देखें, फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज फ्लो. बट व्हाट डज इट मीन? देखें, एक पॉइंट चार्ज है और इसके अभी हम जो 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 चीज़ें कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं. टॉपिक दिखा दूं मैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा उसको हम डिफाइन भी करेंगे और उसको कैलकुलेट भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह. तो पहले तो हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज फ्लक्स. अब देखें, फ्लक्स की मिसाल आम तौर पे समझानी हो ना तो हम पानी के फ्लो से कराते हैं कि पानी अगर किसी पर्टिकुलर स्पीड पे फ्लो कर रहा है तो एवरीथिंग इज ओके. चैट में कोई पॉइंट नहीं है, तो अच्छा सही है, ठीक है, आवाज़ आपको जा रही होगी सबको. अच्छा, अब अगर वो पानी फ्लो कर रहा है तो हम उसकी डायरेक्शन भी लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी लेते हैं. द सेम वे दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फील्ड क्या होती है? ई, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और जिसकी मदद से ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है. अगर यहाँ पे ये चार्ज है बॉक्स में जो इंक्लोज किया हुआ है क्यू, अगर वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है नहीं तो देयर इज नथिंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगी लेकिन फील्ड होगी. तो फील्ड को हमने इसी तरीके से डिफाइन किया है कि डिवाइड बाई क्यू, द टेस्ट चार्ज, उसको डिवाइड कर देते हैं फील्ड का जो फार्मूला है. तो यहाँ पे कोई अगर आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स और उसकी मदद से हम यहाँ पे ई निकाल सकते हैं. तो ये जो लाइंस है ना, ये फ्लक्स लाइंस है. अब अगर ये जो चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग कर दें आप, टू क्यू कर दें इसको, तो यहाँ की जो फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ये बड़ी हो जाएंगी और ये डेंस हो जाएंगी. यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी. इसकी फील्ड लाइंस की मैं आपको एक और शक्ल दिखाता हूँ फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर 21 में. एक पूरा टॉपिक था फील्ड लाइंस का. बहुत डिस्क्रिप्टिव किस्म का टॉपिक था, उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं थे, लेकिन आई विल जस्ट शो यू दैट. ये देखें, ये ऊपर से देखें, इसकी कंटिन्यूशन में इसका नाम, टाइटल का नाम क्या है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर ये शक्लें बनी हुई हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपकी. ये पॉइंट चार्ज है तो आउटपुट जा रही है और इसकी एक वैल्यू है. लेकिन अगर क्योंकि सारी स्टार्ट हमने एक ही पॉइंट पे इसको पॉइंट किया, ये वेक्टर फील्ड है, एक ही पॉइंट पे वेक्टर फील्ड प्लॉट किया हुआ है, तो ये सारी बराबर हैं. लेकिन अगर मैं लेट्स से कि यहाँ पे प्लॉट करता हूँ दूसरे सर्कल पे जो कि थोड़ा सा दूर है, तो वो छोटी होंगी. तो मतलब ये कि उसकी ई की वैल्यू कम होगी. फिर कॉरस्पॉन्डिंगली और बड़े सर्कल पे मैं करूँगा तो उसकी वैल्यू
छोटी होगी लेकिन पूरे सर्कल पे कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की वजह से। और दिस इज ट्रू ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये 2 पॉइंट चार्ज हैं। Field is always out of the away from the positive charge and not towards the negative charge. तो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, the field lines are going just from positive charge to negative charge. तो ये field lines क्या होगा कि these field lines are just like a flux, हम इसको flux कहेंगे, and then we have to measure it. देखिए फील्ड लाइन्स को हम मेजर नहीं करते, फील्ड लाइन्स तो सिर्फ और सिर्फ एक डिपिक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड about its magnitude and direction, but we cannot just measure the lines. We measure the electric field at a particular point, but we cannot just measure all the lines through some area. अगर हम किसी एरिया में से देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं मेजर कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको डिफाइन करना पड़ता है, फ्लक्स को। तो फ्लक्स अगर ये पॉइंट ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, यानी 2Q होगा, अगर Q है लेट्स से है और ये 2Q होगा, तो ये फ्लक्स लाइंस भी बढ़ जाएंगी, स्ट्रांग भी होंगी और ये डेंस हो जाएंगी इसी तरीके से। तो ये बात हो गई। तो फ्लक्स इज जस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक मिनट, अगर ऐसा हो गया है तो ठहर जाएं। पार्टिसिपेंट्स, देयर इज नो वन हु इज जस्ट सेइंग एक्सेप्ट, वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है बेटा, आप लोग कह रहे हैं कि, लेकिन वेटिंग रूम में कोई नहीं है, नो वन इज वेटिंग रूम। किसी ने मुझे मैसेज किया है एक्सेप्ट करें, नहीं, नहीं भाई, नो वन, यू आर नॉट इन वेटिंग रूम। सॉरी भाई, मैं आपको पूरी क्लास को छोड़ के मैं इसको लग रहा हूँ, और यहाँ पे वेटिंग रूम में वो है भी नहीं, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है मुझे। चलें, सही है, सॉरी भाई, आई एम रियली रियली सॉरी, डिस्ट्रैक्शन हो गई। ओके, सो चैट में देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं आप लोग, चैट में देखना पड़ेगा। वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है, देखें वो पासवर्ड सेट करने वाली बात तो मैं बाद में कर लूँगा, अभी जो है आवाज़ स्लो आ रही है, तो व्हाट कैन आई डू, देखें समझ नहीं आ रही है मुझे। चलें, इसी से गुजारा करने पड़ेगा, अभी मेरे पास कोई वॉल्यूम कंट्रोल है नहीं आवाज़ का। अच्छा, सो अगेन आई जस्ट गो टू द टॉपिक ऑफ फ्लक्स, चैप्टर नंबर 22, और हमें आज इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, सो वी मस्ट गो अ बिट फास्टर। और इस वीडियो को भी हम जो है, ये स्टूडेंट है जो मुझे जो है बार बार वो गूगल मीट का जो है बेचारा वेट कर रहा है। मैंने उसको वहाँ पे जो है वो मंडी पे मैंने भेजा भी था, लेकिन वो नहीं सुना उसने, और गूगल मीट पे ही वेट कर रहा है। अब मैंने उसको बता दिया, चले मसला सॉल्व हो गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स क्या है, वो फील्ड लाइंस हैं, और हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं। अब हम मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द रिजल्ट। हो सकता है कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो, और मैं इसको वापस आऊँगा इस पॉइंट पे। मेजर करने का फार्मूला क्या करेंगे, मेजर करने का फार्मूला क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लाइन। तो इसका फार्मूला जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि ई को मल्टीप्लाई करो एरिया से, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई द एरिया, कि वो जो जहां पर आपका एरिया है जिसमें से वो ई है, तो उसमें से आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये फाई आपके फ्लक्स पता चल जाएगा। नाउ आई जस्ट गो बैक एंड अगेन आई ट्राई एक्सप्लेनिंग द फ्लक्स कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने आपको पहले पॉइंट पर बता दिया कि अगर हम कैलकुलेटिंग की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ ई मल्टीप्लाई बाय द एरिया। अच्छा, अब अगर उसके अंदर, अब नाउ वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ दिस फ्लक्स जो किताब में दिया हुआ है, बट किताब में से आपको ज़रा मुश्किल लगेगा, ट्राई कर रीड करना, एंड इट विल टेक मोर टाइम। यहाँ पे अगर आप सुन लेंगे और ध्यान से सुन लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी, और सवाल भी कर सकेंगे आप। अच्छा, ये देखें, ये बॉक्स है, इसके अंदर देयर इज नो चार्ज इनसाइड, तो देयर विल नो फ्लक्स आउटसाइड, देयर विल नो फ्लक्स एट ऑल।
एक पॉइंट हो गया कि इफ देयर इज नो चार्ज, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ, कि इफ देयर इज अ नो चार्ज इनसाइड अ बॉक्स क्लोज सरफेस, हम इस बॉक्स को हम कहते हैं क्लोज सरफेस, सो देयर विल बी नो फ्लक्स। एक बात। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई चार्ज है तो देयर विल बी अ फ्लक्स आउटसाइड। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है तो इसको याद रख लें आप, और इसका नोट भी बना दें कहीं अगर आपको याद ना रहता हो तो, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी सरफेस के अंदर तो इसका जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड्स होगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो फ्लो नेट वो फ्लो इनवर्ड्स होगा। फॉर अ नेगेटिव चार्ज द फ्लक्स इज इनवर्ड्स, और फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द फ्लक्स इज आउटवर्ड्स। अब क्योंकि फ्लक्स की नॉर्मली हम बात करते हैं क्लोज सरफेस में, इसलिए जो है ना बॉडी से हमने इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स की बात की है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट द फ्लक्स इज ऑलवेज थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जरूरी नहीं है, किसी ओपन सरफेस के अंदर से भी फ्लक्स हो सकता है, तो वो भी बात है। तो फिर वहाँ पे इनवर्ट और आउटपुट नहीं होगा, फिर वहाँ पे हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है तो इसका फ्लक्स किस तरफ है। आइदर इट इज गोइंग इन द उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से कि वो एरिया जो भी है वो उसके राइट है या लेफ्ट है या अप एंड डाउन है, जो भी उसकी ओरिएंटेशन है उस पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड और इनवर्ट इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि वो क्या होगा। अच्छा, अगर कोई क्लोज सरफेस है ना तो हम कहते हैं कि इसकी जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होती है, और जो इनवर्ट डायरेक्शन है वो नेगेटिव होती है, ये भी आप याद रख लें। अच्छा चलें, अब वो जो और सारा मटेरियल जिन्होंने समझाया हुआ है टेक्स्ट में, और वो फिगर्स की सारी डिटेल है, तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस 22.1 फिगर वी आर जस्ट गोइंग डायरेक्टली टू द फिगर नंबर 22.2। अब देखें, पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स इज आउटवर्ड, ये समझ में आ गई बात। अगर इस चार्ज को आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे और 2q कर देंगे इंस्टेड ऑफ q, तो ये जो फ्लक्स होगा वो जो इस सरफेस में इस बॉडी में से आउट हो रहा होगा वो डबल हो जाएगा। क्यों? कि इसके अंदर से आपने चार्ज बढ़ा दिया, और इस चार्ज बढ़ाने की वजह से इसके ऊपर ई स्ट्रांग हो गई इस सरफेस पे, और ई स्ट्रांग होने की वजह से जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो स्ट्रांग हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई इंटू एरिया। तो एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन ई स्ट्रांग हो गई ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ दिस चार्ज इनसाइड द बॉडी, ये बात हो गई। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? फ्लक्स इन्वर्ट होगा। अगर इस नेगेटिव चार्ज को आप डबल कर देंगे तो जो इन्वर्ट फ्लक्स है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। सही है, तो एरिया तो वही रहे लेकिन फ्लक्स बढ़ गया, लेकिन इन्वर्ट डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट हो गई है। अच्छा चलें, अब हम जाते हैं 22.3 पर, जो कि इसकी एक डिस्कशन में। सर, जी प्लीज। ये जो आपने डबल चार्जेस की जो बात की, जब हम क्लोज सरफेस में चार्जेस इंक्रीज करें वो वापस से रिपीट कर देंगे। हाँ, देखें, अगर चार्ज को आपने सिंगल से डबल कर दिया, जैसे दोनों केस के अंदर हो गया है, इस वाले से डबल कर दिया, पॉजिटिव डबल कर दिया, इस वाले से नेगेटिव डबल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जो इस पूरी क्लोज सरफेस की बॉडी से जो फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में हमेशा आउटवर्ड हो रहा है, वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ई स्ट्रांग हो गई। और फ्लक्स के फार्मूले में होता है ई इंटू ए, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ई इंटू ए। तो फॉर अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड इट्स ई इंटू ए, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म ना हो तो आगे हम चल के इसको और डिफाइन करेंगे और इसकी डिटेल में जाएंगे। तो अभी तो ये बात हो गई। अच्छा, ये बात आप नोट कर लें कि ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड होगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फार्मूले में ई इंटू ए आ रहा है। या बड़ा एरिया होगा तो फिर भी ई इंटू ए आएगा, तो वो ज़्यादा फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सारा का सारा मसला है, ये स्टेटमेंट जो दी है ना, ये बिल्कुल हर वक्त सही नहीं है कि अगर बड़ा एरिया हो गया तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि दो ये अलग अलग चीज़ें हैं। चैट देखनी पड़ेगी आप लोगों की। तबीयत सही नहीं है कि देखें, टॉपिक इंटरेस्टिंग हो या ना हो, पढ़ना तो है ना। अगर इतना इतना टॉपिक ख़राब है तो फिर तेज़ी से चलते हैं थोड़ा सा। आप लोग इसको रिकॉर्डिंग करके बार बार देखना हो ना, बार बार रिपीट करना पड़ता है ना, इसलिए जो है बोरियत हो जाती है। आई आस्क योर पार्डन कि मैं बोरियत से पढ़ा रहा हूँ। चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 22.3। अच्छा,
अब हम बात करते हैं 22.3 की, इफ देयर इज नो नेट चार्ज सो देयर विल बी नो ई, एंड व्हेन देयर इज नो ई दैट मींस 0 ई, तो फ्लक्स आउट ऑफ द बॉडी विल बी 0, आउट ऑफ द क्लोज सरफेस विल बी 0। अच्छा, अगर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लक्स तो नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर नेट चार्ज इज 0, क्योंकि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसका नेट फ्लक्स विल बी 0 इनसाइड द बॉक्स। इनवर्ट फ्लक्स कैंसल्स आउटवर्ड फ्लक्स। बड़ी क्लियर सी बात है, कोई इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इवन देन थोड़े से 2-4 वर्ड में बोल दूं कि क्या होगा कि इसकी वजह से आउटवर्ड फ्लक्स होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड फ्लक्स होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ट फ्लक्स होगा, और दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी 0, क्योंकि नेट चार्ज इज 0। यहाँ पे तो एक्चुअल चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, इसलिए जब नेट चार्ज 0 है तो इसका नेट फ्लक्स भी 0 होगा। अच्छा, अब ये इसके अंदर नेट चार्ज तो कोई नहीं है, इसके अंदर नेट चार्ज तो कोई नहीं है, लेकिन फ्लक्स नजर आ रहा है, एंड दैट इज फ्लक्स इज ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। एक शीट लगी हुई है, कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो सिग्मा होती है। सरफेस डेंसिटी इज गिवन बाय अ सिंबल ऑफ सिग्मा। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ये पूरा का पूरा बॉक्स, लेकिन इस बॉक्स में नेट फ्लक्स कितना होगा? जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही फ्लक्स इसमें से आउट भी हो रहा है। देखें, फील्ड लाइंस जितनी इसके अंदर जा रही होंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, तो दैट्स व्हाई नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ये लिखा हुआ है, मैं ये पढ़ रहा हूं, नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, इनवर्ट फ्लक्स कैंसल्स आउटवर्ड फ्लक्स। ये बात हो गई मेरे ख्याल से, काफी क्लियर है ये बात। अच्छा चलें, अब हम आगे चलते हैं। टू समराइज द पॉइंट्स, टू समराइज द पॉइंट्स, अब मैं समराइज करने के बाद ये जो अगली पिक्चर है वो है 22 पॉइंट, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको और फिर जाके इसको समराइज करते हैं। 22.4, अ बॉक्स कंटेनिंग अ चार्ज। अब क्या करें, बॉक्स कंटेनिंग अ चार्ज, अब अगर डबलिंग द इंक्लोज चार्ज डबल्स द फ्लक्स, ये हमने पहले ही बात कर ली है, डबलिंग द इंक्लोज चार्ज डबल्स द फ्लक्स, ये हमने बात कर ली है। लेकिन क्या करें कि पार्ट सी में डबलिंग द बॉक्स डायमेंशन डज नॉट चेंज द फ्लक्स। अब देखें, हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था कि E इंटू ए तो फ्लक्स होता है, अगर ए बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए ना, लेकिन पॉइंट सी में ये क्या कह रहा है, डबलिंग द बॉक्स डायमेंशंस डज नॉट चेंज द फ्लक्स। हाउ कम दिस इज ट्रू? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। वो क्या है कि जब आप इसको कंपेयर करेंगे इस वाली तस्वीर से, तो इसके अंदर जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स इन सारी पूरे बॉक्स से आउटवर्ड हो रहा होगा। द आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम दिस फिगर नंबर ए इज इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ फिगर नंबर सी। हालांकि क्या किया हुआ है कि इसके बॉक्स की डायमेंशंस बढ़ा दी है, इसकी लेंथ भी बढ़ा दी है, इसकी हाइट भी बढ़ा दी है, इसकी विड्थ भी बढ़ा दी है। तो है क्या बात कि जब आप इसकी डायमेंशंस को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो ई है वो वीकन हो जाएगी, ये ई वीकन हो जाएगी ना। अब इसको न्यूमेरिकल की टर्म्स में न्यूमेरिकल में ले लेते हैं इसको। लेट्स से दिस वाज अ स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स था, हम ये ले लेते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस था वो था, लेट्स से स्क्वायर बॉक्स था और इसका डिस्टेंस था फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फ्लक्स, जो सरफेस से था वो था 1। तो अब यहाँ पे जो है ना 1 थी इसकी डायमेंशन, 1, इसकी हर चीज जगह से 1 1 थी। तो इसका जो पूरा सरफेस एरिया बना वो 1 की लेंथ के हिसाब से, यहाँ पे जो सरफेस एरिया बना वो किसी भी लाइन का, वो ये 2 हो गई थी, इसकी डबल हो गई थी। तो क्या हुआ कि ये तो 4 टाइम्स बन गया, इसकी डायमेंशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका एरिया कितना था 1/1 और इसका एरिया कितना है 2 हो गई है, इसकी लेंथ डबल हो गई है, तो 2/2 तो 4 हो गया। तो इट्स द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ दिस इन फिगर नंबर सी इज 4 टाइम्स देन द फेस ऑफ दिस एनी फेस ऑफ द फिगर नंबर ए। लेकिन आपको ये पता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड 1/4 से रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, और यहाँ पे एरिया जो है 4 टाइम्स हो गया, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वीकन हो गई बाई डिस्टेंस 1/4 से। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वीकन हो गई, एरिया बढ़ गया, फ्लक्स बराबर रहा। ये पॉइंट था जो मुझे बताना था आपको। अब आगे चलते हैं। टू समराइज, point number 1, whether there is a net outward or inward flux through a closed surface depends on the sign of the enclosed charge. हाँ बस वो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है या इनवर्ड फ्लक्स है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द क्लोज सरफेस, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द, अगर वो पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा। चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डू नॉट गिव अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अगर कोई चार्ज बाहर पड़ा हुआ है तो क्या होगा, उसकी वजह से जो फ्लक्स इन हो रहा होगा वही आउट हो रहा, वही आउटवर्ड भी होगा, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द सरफेस बट is otherwise independent of the size of the closed surface. So the net electric flux is only directly proportional to the net amount of the charge, और जो है सरफेस की डायमेंशन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। enclosed within the surface but it is otherwise independent of the size of the closed surface। अब ये पॉइंट है, आपको सिर्फ समझ लेने की जरूरत है यहाँ पर और याद रखने की जरूरत है, लेकिन इसकी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो फिर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और फिजिक्स में कोई भी चीज कॉन्सेप्ट आप ग्रेस्प नहीं कर सकते until and unless you don't apply that concept in solving the numericals। डिफरेंट सिनेरियोज में आप जब इसको देखते हैं ना तो फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और एक स्किल भी डेवलप होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई कैन जस्ट सॉल्व लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑनलाइन, मैं आपको दे सकता हूँ, बट आई कैन जस्ट गिव यू नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स विच यू विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन, और मैं इसका सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। और आपको कभी समझाने की जरूरत होगी, आंसर्स नहीं मैच होंगे तो आप सोल्यूशन से मैच कर लेंगे, और अगर सोल्यूशन समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या चीज सोल्यूशन, आंसर तो चलो मैच नहीं कर रहा लेकिन स्टेप समझ में नहीं आ रहे, तो आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन द स्टेप्स आल्सो। अच्छा, अब कैलकुलेटिंग द फ्लक्स। अब हमने ये पानी की मिसाल ली है यहाँ पर कि जो इसमें से वॉल्यूम गुजर रहा होगा ना, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द वॉल्यूम फ्लो रेट, दैट विल डिपेंड ऑन, पानी की मिसाल से, दिस इज कॉल्ड वाटर फ्लो, फ्लूइड फ्लो एनर्जी। तो इसकी स्पीड कि वो वाटर की या फ्लूइड की स्पीड क्या है, मल्टीप्लाई विद द एरिया विच इज इट इज पासिंग थ्रू, और वो एरिया क्या है, एरिया जो है इस तरीके से आप ले लेंगे कि यहाँ से पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है कोई, और उसकी वेलोसिटी v है, तो जो वॉल्यूम इसके साथ फ्लो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय द एरिया। इसी तरीके से इस वॉल्यूम को आप ले लें फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चीज होती नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बहती तो है नहीं, लेकिन इवन देन जो है समझाने के लिए हम इसको इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायमेंशंस चेंज नहीं हो रही है, हमेशा ये एक ही जैसी है। 0.4 से तो यूनिफॉर्म आती है एक सर्कल पे ना, लेकिन दिस इज जस्ट अ यूनिफॉर्म कोई प्लेन सरफेस में, सर्कल पे नहीं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इस सरफेस पे द वैल्यू ऑफ ई इज कांस्टेंट, इस पूरे एरिया पे जहां पे आपको ये फ्लक्स निकालना है ना थ्रू दिस क्लोज रिंग, ये क्लोज रिंग पे अगर आपने निकालना है तो द वैल्यू ऑफ दिस ई इज कांस्टेंट ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस एरिया, ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जहां पर भी हमने कैलकुलेट करनी है वहां पे हम कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट ई, वो एरिया के जगह के पॉइंट पॉइंट चेंज होने की वजह से ई नहीं चेंज हो रही, ये देखें। और ये होता है अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट शीट हो चार्ज्ड, तो इसके अराउंड जो फील्ड होगी वो दैट विल बी कांस्टेंट। पूरी इनफाइनाइट आप सरफेस ले लें, एक बहुत बड़ी शीट ले लें और उसके वो चार्ज्ड है, तो उसकी जो फील्ड होगी ना वो उसके बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी पूरे हर जगह पे, इनफाइनाइटली चार्ज अगर है तो। इनफाइनाइट शीट की बात करते हैं
तो यूनिफॉर्म चार्ज के लिए हम इनफाइनाइट शीट को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं कि इनफाइनाइट शीट की जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है एक ऊपर जगह पे, एक और तस्वीर में देख, जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही थी तो इन्होंने एक यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लिया है ताकि आपको यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करके दिखाएं कि ये फील्ड जो लाइंस है ये आ कहाँ से रही है, ये यूनिफॉर्म कैसे है। तो भाई ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जनरेट हो रही है। मतलब फिजिकल टर्म्स में ये फील्ड आई कहाँ से, इसको हमें डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अगर हम जो है इतना कह के भी गुजर जाए ना कि भाई फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो भी काफ़ी हो जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट कैसे होती है वो भी मैं बताता चलूँ। तो अब अगर इसका ये इस तरह की सरफेस है और यूनिफॉर्म है तो द फ्लक्स विल बी जस्ट ई इनटू ए। लेकिन दूसरी फिगर में ये दिस इज जस्ट ट्रू फॉर अ फिगर नंबर ए जो कि ये है। लेकिन अगर आपकी जो सरफेस है वो टिल्टेड है, जैसे यहां से इसको टिल्ट कर दिया है और ये एंगल मेक कर रही है थीटा, तो थीटा विथ व्हाट, थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टिल्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर पड़ रही है ना, जो गुजर रही है, देखें अगर अगर जो है इस शीट को अगर आप पैरेलल कर देंगे बिल्कुल पानी के बहाव के साथ, यूं कर देंगे, यूं इस शीट को बिल्कुल सुला देंगे, तो इसमें से कितना पानी गुजरेगा? पानी तो पैरेलल हो गया, पानी तो नहीं गुजरेगा इसमें से, एक एक कतरा भी नहीं गुजरेगा, इस शीट में से नहीं गुजरेगा, इस लूप में से नहीं गुजरेगा। और अगर अगर इसको टिल्ट कर देंगे तो पानी गुजरेगा, लेकिन पिछले वाला जो इस तरह की जो शेप थी उसमें उसके मुकाबले में कम गुजरेगा, क्योंकि अब जो है इसको आपने टिल्ट कर दिया है। तो जो इस्तेमाल होगा ना, जो सरफेस इस्तेमाल होगी वो ये रेड वाली इस्तेमाल होगी, एरिया का जो पार्ट इस्तेमाल होगा दैट विल बी ओनली द रेड एरिया, और ये छोटा होगा इस वाले से क्योंकि वो इसकी प्रोजेक्शन है वहां पे। इसको कहते हैं सिलहूट, इसका ये रहा सिलहूट, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलहूट क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड सिलहूट, सिलहूट वो चीज होती है इंग्लिश में अगर इफ यू जस्ट गो एंड फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग ऑफ सिलहूट, सो यू विल जस्ट फाइंड आउट कि अगर आप कहीं खड़े हो जाए ऊपर से आपके पास कोई लाइट सोर्स हो जो आपकी दूसरी तरफ से आ रही हो, तो जो साया बनता है ना उसके अंदर पूरे फिगर्स नहीं होते आपके, नाक कान वगैरह सारे छुप जाते हैं, और अगर कान नजर आ जाए तो आ सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रेट खड़े में लाइट आपके बिल्कुल नाक की सीध में है तो नाक का फीचर नहीं आएगा, बिल्कुल आपका हियोला सा बन जाएगा, बिल्कुल आउटलाइन बन जाएगी, और वो आउटलाइन आपका जो साया होगा दैट इज कॉल्ड द सिलहूट। तो इसका जो साया बनेगा ना वो ये रेड सरफेस होगी, तो ये रेड सरफेस का एरिया काउंट किया जाएगा। या फिर ऐसा करें कि दो दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन फॉर्मूला एक ही बनेगा दोनों का। या तो हम कहेंगे भाई इस एरिया को कैलकुलेट कर लो कि अगर ये एरिया कोई ए था तो इस रेड वाले का एरिया कितना होगा, तो हमने कहा उस रेड वाले का एरिया कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा। देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मैं आपको इलाज करके दिखाता हूँ। कि ये एंगल कितना है, ये फाई है, ये फाई है, तो ये क्या ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एंगल फाई है, तो ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस इज कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कैलकुलेट करनी हो तो क्या करें, हाइपोटेन्यूज को मल्टीप्लाई कर दें कॉस थीटा से, कॉस इज कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका पास आ गया, ये रेड वाली सरफेस का एरिया आ गया एक कॉस थीटा। अच्छा, या तो ये कर लें, या तो ये कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया पड़ रहा है ना उसको कैलकुलेट कर लें, या फिर ये करें कि इस ई का जो है वो वाला फैक्टर मालूम कर लें जो इस वाली डायरेक्शन में हो, ए की डायरेक्शन में। और ए की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया की डायरेक्शन भी होती है क्या कोई, एरिया की डायरेक्शन ये तो नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, एरिया की डायरेक्शन तो नहीं होती, लेकिन वी जस्ट टेक द डायरेक्शन ऑफ एरिया इन दिस, यू सी दिस वी हैव जस्ट शोन दिस ए एज ए वेक्टर, यहाँ पे जो है हमने वेक्टर के ऊपर सिंबल लगाया हुआ है, बिकॉज वी हैव टू टेक द डायरेक्शन, तो हमने इसको वेक्टर बना दिया है एरिया को, वी आर जस्ट कंसीडरिंग दिस एरिया एज ए वेक्टर। अगर कोई भी क्लोज सरफेस हो ना तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, जैसे सर्कल की जो डायरेक्शन होगी ना वो पूरे सर्कल पे एक नॉर्मल्स होंगे,
सर्कल के टेंजेंट्स होते हैं, टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना किसी भी पॉइंट पे, वो उसकी डायरेक्शन होगी उस पॉइंट की। तो और जो अगर कोई क्लोज सरफेस, आउटवर्ड सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस ना हो तो फिर हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो ए की डायरेक्शन क्या है, इस लाइन से आउटवर्ड लाइन, नॉर्मल, नॉर्मल टू दिस सरफेस एरिया, दिस एरिया ऑफ दिस ए, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन 90 के एंगल पे, जिसको कहते हैं हम नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी ना वो इसकी कंसीडर की जाएगी। अब ये नॉर्मल डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो ये अगर इस केस में तो ई वाले केस में तो बिल्कुल साथ थी, द एंगल वाज जीरो बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ए एंड द फील्ड। अभी तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम फील्ड फील्ड कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से फील्ड आ रही है, तो ई की डायरेक्शन सेम थी, तो एंगल जीरो था, एंड कॉस ऑफ जीरो इज 1, तो पूरा का पूरा ये बन गया ई है, कॉस ऑफ जीरो इज 1। लेकिन अगर ऐसा केस ना हो, ऐसा केस ना हो, तो फिर हम लेंगे द टोटल फाई इज गिवन बाई ई ए इंटू कॉस फाई। सही है, तो ये वाली सूरत हाल बन गई। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म ई फ्लैट सरफेस, अब फ्लैट सरफेस है, सिंस ई कॉस्ट है, अब या दूसरा के अब या तो हम क्या कहें, एरिया का जो है ना पार्ट निकाल लो, ये वाला इतना एरिया, वो भी आ जाएगा ए कॉस थीटा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो वाला पार्ट निकाल लो, जो कि एरिया की डायरेक्शन में है, जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है डायगोनल, तो ई कॉस थीटा, वो ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो इवेंचुअली दिस इज जस्ट ई ए कॉस थीटा, द टोटल फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। टोटल फाई किसका टोटल, द फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दिस एरिया, नोन एरिया, तो वो जो है ना फ्लक्स होगा ई कॉस फाई। थीटा कहूँ या फाई कहूँ, बात एक ही है। अच्छा, अब क्योंकि जब भी कॉस थीटा बीच में आ जाता है ना, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। जब भी कॉस थीटा हो, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो द रिजल्टेंट इज अ स्केलर नॉट अ वेक्टर, तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो फॉर फाइंडिंग आउट फ्लक्स वी जस्ट यूज डॉट प्रोडक्ट। So this was the first part of this class, and in the second part of the class we will be just solving the relevant numericals. So I will just हमारा पर टाइम पूरा होने वाला है इस मीटिंग का, so I am just again stopping this मीटिंग और रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, और इसको पार्ट 1 के तौर पे अवेलेबल कर देंगे, फिर दूसरा पार्ट 2 के तौर पे अवेलेबल कर देंगे। अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, वी स्टिल हैव 4 मिनट्स इन दिस मीटिंग। ऐसा करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं इसी 4 मिनट्स के अंदर। $11 दिसंबर का सेशन है, और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं, भले स्टॉप अटेंडेंस लेते हुए।